कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। सो यार दिस इज मी हिमानी। बेटा लास्ट लेक्चर में जो हम विटामिन्स को डिस्कस कर रहे थे वो थे आपके, हमने डिस्कस किए थे 3 विटामिन्स उस पे, तो B3, B5 एंड B6 को हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी जो हमारे लास्ट विटामिन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारा विटामिन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो विटामिन B7, B9 एंड B12 आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले लास्ट लेक्चर का एक रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि आप लोग बोल रहे थे किसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसी के एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाले, क्योंकि शायद किसी का ईयरली चल रहा है अभी भी और किसी का सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें और रिवीजन करें अपना। ठीक है, तो एक रिकैप लेते हैं लास्ट वाले लेक्चर का कि हमने क्या क्या पढ़ा था उस पर। तो बेटा हमने डिस्कस किया था उस लेक्चर में आपका विटामिन B3 को, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, नियासिन बोला था। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा था, पेलेग्रा। ठीक है, जिसमें हमारे कौन से साइन आ रहे थे बेटा, 3D साइन आ रहे थे। 3D साइन कौन से थे आपके, एक था आपका डर्मेटाइटिस, एक था आपका डायरिया, एक था आपका डिमेंशिया। ये 3 साइन हमने पढ़े थे और हमने बोला था अगर इनको ट्रीट नहीं किया तो बेटा क्या हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था किसका, विटामिन B3 का। फिर हमने पढ़ा था विटामिन B5 के बारे में, तो इसका नाम क्या था आपका, पेंटोथेनिक एसिड। B5 इसका नाम क्या था बेटा, पेंटोथेनिक एसिड। हमने बोला था इसकी जो है, इससे बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी, मोस्टली इसकी डेफिशिएंसी से ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत रेयर होती है, बट अगर फिर भी हो गया तो हमने बोला था जैसे नोइजिया, ट्रेमस, ये सारी डिजीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी थी विटामिन B6 के बारे में, जिसको हमने क्या बोला था, पायरिडॉक्सिन। फिर हमने इनके कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ा था जिनके क्या था, एनिमल एंड प्लांट सोर्स, एनिमल एंड प्लांट सोर्स। ठीक है, सारे हमें इन्हीं से मिलते। तो डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे जो विटामिन। ठीक है, एक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका विटामिन B9, सॉरी विटामिन B7। ठीक है, उसके बाद विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ठीक है, फिर हम इनके कुछ सोर्सेस पढ़ेंगे, क्या क्या सोर्सेस होते हैं इनके। लास्ट में इनकी हम डेफिशिएंसी पढ़ेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालना विटामिन B7। सबसे पहले हेडिंग डालना विटामिन B7। आपको पता है जो विटामिन B7 है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोटिन बोलते हैं। आपको पता है जो विटामिन B7 हमारा है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बेटा, आपका बायोटिन है। ठीक है, तो इसके नाम क्या है, बायोटिन। इसके आगे लिख लेंगे इसका साइंटिफिक जो नाम है वो क्या है, बायोटिन। ठीक है, बायोटिन आपको पता होगा कि बायोटिन जब भी हम करवाते हैं तो बालों में और स्किन के लिए बायोटिन बहुत जरूरी होता है बेटा, आपने सुना भी होगा। ठीक है, जो गर्ल्स होंगी उन्होंने सुना होगा, बायोटिन हम यूज करते हैं ना बालों के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बायोटिन की, ठीक है, विटामिन B7, तो हमने क्या बोला, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, विटामिन बायोटिन है। अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा विटामिन है तो ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो ये भी कैसा एक विटामिन है बेटा, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा इसका सीरम लेवल, तो इसका सीरम लेवल कितना होता है, 0.12 का सीरम लेवल लिखना। 0.12 2.1 ग्राम पर DL। ठीक है, इतना क्या होता है बेटा इसका सीरम लेवल होता है।
इसका हमारे बायोटिन का, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे कुछ बायोटिन के बारे में बेसिक चीजें थी जो हमने पढ़ी, कि हमने बोला जो बायोटिन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, जो हमारा विटामिन B7 है उसको हम बायोटिन बोलते हैं। और ये क्या है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर हम इसके सीरम लेवल की बात करते हैं तो कितना है, 0.1 to 2.1 नैनोग्राम पर DL, ठीक है। ये क्या थी, कुछ बेसिक चीजें थी इसके बारे में जो हमने डिस्कस करी। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत छोटा सा विटामिन है, बहुत छोटा सा, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, हम डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा हम कि इसके फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालना कि ये फंक्शंस क्या करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम ये फंक्शंस क्या करता है हमारी बॉडी में। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी फंक्शंस की कि क्या ये फंक्शंस करता है, तो सबसे पहला जो इसका फंक्शंस है वो तो क्या है बेटा, सबसे पहला अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, विटामिन B7 रिक्वायर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये भी क्या करता है, इट इज, लिख लेना इसमें, इट इज रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये भी किसका मेटाबॉलिज्म करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, हमारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा, हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके और फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्पफुल इन सेल ग्रोथ, इट इज हेल्पफुल इन सेल ग्रोथ। किसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है बेटा, सेल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है कौन, हमारा विटामिन B7, ठीक है। तो ये सेल ग्रोथ भी करता है। अगर हम बात करते हैं और ये क्या करता है, इट इज प्रेजेंट इन स्किन, हेयर एंड बोन मैरो। तो आपको पता है बायोटिन हमारा, इट इज प्रेजेंट इन स्किन, स्किन में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे हेयर पे प्रेजेंट होता है कौन, हमारा बायोटिन। अगर हमने देखा था ना कि जब भी हम बायोटिन करवाते हैं इन हेयर एंड बोन मैरो, बोन मैरो में भी ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लेना एंड बोन मैरो। तो सबसे ज्यादा जो बायोटिन होता है वो हमारे हेयर्स में ही प्रेजेंट होता है। जब भी आपको ऐसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बायोटिन का ट्रीटमेंट उस पर चलता है, बायोटिन यूज करते हैं। तो जो हमारा बेसिकली जो अगर हम बात करते हैं हमारा विटामिन B7 होता है, बायोटिन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हेयर ग्रोथ के लिए या फिर हेयर के लिए। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैरेटीन, वो बोलते हैं ना कि बायोटिन का ट्रीटमेंट ले लीजिए, या बायोटिन की टैबलेट्स भी आती है जिसमें बायोटिन खाते हैं हम। तो ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और हमारे बोन मैरो के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। बोन मैरो क्या है, जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो हमारी जो RBCs बनती है वो कहाँ पे बनती है, हमारे बोन मैरो में ही बनती है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कौन, हमारा विटामिन B7, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये क्या थे कुछ इसके बेसिक फंक्शंस थे। अगर हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, तो बेसिकली आपको पता है इसके जो अगर हमारा विटामिन है वो हमें दो सोर्स से मिलता है, एक तो एनिमल सोर्स से, एक प्लांट सोर्स से। तो बेसिकली जितने भी हमारे विटामिन हैं वो हमें एनिमल या प्लांट से ही मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसका सोर्सेज की, इसका सोर्स क्या है और ये हमें कहाँ से मिलता है। तो सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमें पता है कि हमारा एनिमल सोर्स है। एनिमल में तो आपको पता ही है हमें कहाँ से मिलता है, लिवर से मिलता है, एग से मिलता है, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से कौन मिलता है, हमें विटामिन B7। तो बेसिकली जितने भी विटामिन हम पढ़ रहे हैं हमें पता है वो एनिमल या प्लांट से हमें मिल रहे हैं। अगर एनिमल से मिल रहे हैं तो एनिमल में तो सेम से मिलेंगे। तो आपको इसमें इतना कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एनिमल से और प्लांट से मिल रहे हैं। तो एनिमल में हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे,
एनिमल में बेटा हमें मीट लीवर से मिल सकते हैं, दूसरा हमें मीट से मिलेंगे, हमें फिश से मिल सकता है, एग एग यॉक से मिल सकता है। एग यॉक मतलब क्या है, जो एग के मिडिल वाला पार्ट होता है उसको हम एग यॉक बोलते हैं, ठीक है, एग यॉक से मिल सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। तो एनिमल में तो हमें इन सारी चीजों से कौन मिल सकता है, विटामिन B7। अगर हमें B7 लेना है तो इन सारी चीजों से हमें मिल सकता है। तो जो रिचेस्ट सोर्स होता है हमेशा ही वो एनिमल सोर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल या फिर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट से हमें उतना ज़्यादा कोई भी विटामिन या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना हमें एनिमल से मिलता है। अगर हम फिश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं तो उसमें हमारा कंप्लीट विटामिन होता है या कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होता है। बट अगर हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट सोर्स से खा रहे हैं तो उसके साथ हमें एडिशनल लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं सीरियल्स खा रही हूँ तो सीरियल्स के साथ मुझे पीनट्स लेने पड़ेंगे तो मेरा वो विटामिन कंप्लीट होगा। बट अगर मैं प्लांट एनिमल सोर्स से ले रही हूँ, अगर मैंने मीट खा लिया तो मीट में क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसके साथ मुझे कोई एडिशनल सोर्स नहीं लेना पड़ेगा। लाइक अगर मैंने फिश खाया तो फिश, अगर मैं अकेली फिश खा रही हूँ तो उसमें मेरा क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है, उसके साथ मुझे कुछ एडिशनल नहीं खाना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्लांट सोर्स की, कि प्लांट सोर्स में हमें कहाँ से मिल सकता है। प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिल सकते हैं सीरियल से, पल्सेस से हमें मिल सकता है ये, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे, वीट से हमें मिल सकता है, राइस से हमें मिल सकता है, अगर आप राइस खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमें पीनट से मिल सकता है, ठीक है, पीनट से मिलता है। ये सारी चीजें क्या है, हमारा प्लांट सोर्स है। अगर हम प्लांट सोर्स से ले रहे हैं तो हम कहाँ से ले सकते हैं, विटामिन B7 इन सारी चीजों से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सोयाबीन, सोयाबीन में भी हमारा होता है ये, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपको क्या मिल सकता है बेटा, विटामिन B7 मिल सकता है। ये क्या है, इसके प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। बिकॉज इनमें तो आपको कुछ ज्यादा रटना नहीं है, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन की तो विटामिन बेसिकली हमें प्लांट और एनिमल में सेम से ही मिल रहे हैं, सेम चीजों से ही मिल रहे हैं। तो इतना इसमें आपको रॉकेट कोई साइंस लगाना नहीं है कि आपको कोई चीज रटना पड़े। तो सेम चीज हो रही है तो सेम चीज आपने हर जगह लिखनी है। कुछ एक विटामिन हैं जो हम एक्सेप्शनल पढ़ेंगे अभी, जो हमें प्लांट सोर्स से नहीं मिलते, जिनको हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है। जैसे आपका विटामिन B12 होता है, B12 क्या होता है हमारा, वेजिटेबल्स में नहीं होता, प्लांट सोर्स में नहीं मिलता, वो हमें एनिमल से ही मिलता है। तो तुमने देखा होगा जो पर्सन वेगन डाइट लेते हैं, अभी ट्रेंड चला हुआ कि लोग वेगन डाइट ले रहे हैं। वेगन डाइट मतलब वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वाली सारी चीजें छोड़ रहे हैं, कि वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तो उनमें एक डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फिर वो सप्लीमेंट लेने लगते हैं विटामिन B12 के। बिकॉज अगर आप प्योर वेगन डाइट पे चले जाते हैं तो मैंने बोला जो विटामिन B12 है वो हमें एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स से नहीं मिलता बिल्कुल भी, वो सिर्फ एनिमल सोर्स से ही हमें मिलता है। तो जो लोग एनिमल्स का कंज्यूम नहीं करते, देखो नॉनवेज तो कोई नहीं खाते, बट हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तो लेते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो नॉनवेज नहीं खाता, बट हम मिल्क प्रोडक्ट तो खाते हैं, हम मिल्क पीते हैं और दही खाते हैं, बटर खाते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं हमें B12 मिल जाता है। बट जो पर्सन बिल्कुल वेगन डाइट में है, जो बिल्कुल ही वेगन डाइट लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाते, कोई भी मिल्क जैसे पनीर भी नहीं खाते, दूध भी नहीं पीते और दही भी नहीं खाते, तो उनके अंदर ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो वो फिर सप्लीमेंट लेते हैं। वो तो फर्दर लेटर ऑन जब हम डिस्कस करेंगे विटामिन B12 को, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या बीमारी हो जाती है या फिर क्या उनके अंदर कौन सी डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसका डेली रिक्वायरमेंट, कि कितना हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है किसकी, विटामिन B7 की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डेली रिक्वायरमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट। तो डेली रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इन्फेंट को कितनी चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन्फेंट का, फिर हम बात करेंगे चिल्ड्रन की कि चिल्ड्रन को कितनी नीड होती है, फिर हम बात करेंगे मेंस की, देन वुमेन्स की, देन प्रेगनेंसी में कितनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को,
एंड उसके बाद जो मदर लैक्टेशन पे है उनको कितनी नीड होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इन्फेंट को हमें कितनी ज़रूरत है, इन्फेंट को इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, तो कितनी होती है आपकी 4 to 5 mg, कितनी होती है 4 to 5 पर DL। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ चिल्ड्रन की तो 7 to 12 पर DL। इतना क्या होती है हमें, एक तो इन्फेंट को चाहिए होती है आपके कितनी 4 to 5, और चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो 7 to 12 चाहिए होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अडल्ट मेन की, तो अडल्ट मेन और वुमेन्स में सेम चाहिए होती है आपको 25। अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की, वुमेन्स को भी 25 चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, तो प्रेग्नेंट को भी कितनी चाहिए 25 mg। ठीक है, तो इन तीनों में आपको यहाँ पे देखो, अभी आपको लग रहा है कि सिमिलर है चीजें, तो जो चीज आपको सिमिलर लगती है वहां पे उसको पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। अगर हम लैक्टेशन की बात करते हैं तो लैक्टेशन को थोड़ा ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए आपको 30। लैक्टेशन जो मदर है उनको कितना चाहिए 30, क्योंकि वो क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, इसकी वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो हमने देखा कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग इसका डेली रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में कितना है 4 to 5 है। अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में कितना है 7 to 12 है। फिर हम बात करते हैं मेंस, वुमेन्स और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको सेम अमाउंट में चाहिए होता है, कितना आपका 25। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो मदर क्या है लैक्टेशन पे है, जो फीड करवा रही है, उनको कितना चाहिए आपका 30 mg पर DL। ठीक है, ये क्या था आपका डेली रिक्वायरमेंट था। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, कि अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसकी डेफिशिएंसी है वो भी इतना नहीं है कि इतनी ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी होती है बायोटीन की, बट अगर हो गई तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में शो होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका हेडिंग डालेंगे डेफिशिएंसी, ये अगर डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि ये किसका मेटाबॉलिज्म करता है, बेटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा बायोटीन है वो किसका मेटाबॉलिज्म कर रहा है, हमारी कार्बोहाइड्रेट का, फैट एंड प्रोटीन का। तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसी से रिलेटेड होगी कि कहीं ना कहीं जो अल्टर्ड होगा वो क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा, किसका, फैट का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का और हमारे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जो भी पेशेंट, इस पे क्या होता है, जो इसकी डेफिशिएंसी होती है बेसिकली, अगर कोई पेशेंट क्या है एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहा है, इनटेक कर रहा है, तो उनको इसकी डेफिशिएंसी कॉमनली देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि हम बायोटीन कम लेते हैं, क्योंकि बायोटीन जनरली हम लोग क्योंकि सीरियल्स या फिर वेजिटेबल्स तो हम खाते हैं, तो वैसे भी ये बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी बेसिकली ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो हमें माइक्रो अमाउंट में चाहिए और इतना तो हम इनटेक कर ही लेते हैं डेली। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल भी इनटेक नहीं करते। तो इसकी डेफिशिएंसी कब होती है, जब कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, वो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, तो इसकी इसमें लिखेंगे, तो पहले लिखना डेफिशिएंसी अराइज अराइज इफ पेशेंट टेकिंग, या फिर पर्सन लिख देना, इफ पर्सन टेकिंग एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। तो जनरली हमने बोला कि इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कब अराइज हो रही है, अगर कोई भी पर्सन क्या ले रहा है, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कर देता है बेटा हमारा, अगर हम एंटी माइक्रोबियल ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, ड्यू टू किलिंग ऑफ बायोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, ड्यू टू, इसकी वजह से क्या होता है हमारा, ये क्या किल करता है, हमारे बायोटीन को किल करता है। तो इसमें लिखना ड्यू टू किलिंग ऑफ बायोटीन। बायोटीन क्या है बेटा आपका, विटामिन B7। ठीक है, B7 को ही क्या हम बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन में। तो लिखना इसमें प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, बायोटीन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया ऑफ बायोटीन इन इंटेस्टाइन। ठीक है, जब भी हमारे, जब क्या होगा, कोई एक बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वो सिम्टम्स हम लिख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो वही क्या होती है, इसकी डिफिशियंसी होती है बेसिकली हमारी किसकी, बायोटीन की। ठीक है, तो इसमें लिख लेना करेक्टस्टाइन, यहीं पे लिख लेना कौन से सिम्टम्स अराइज, कौन से सिम्टम्स होते हैं जो ऐसे अराइज होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला होता है इसमें डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस हमने डिस्कस कर चुके हैं कब, जब हमने पैलेग्रा पढ़ा था कि डर्मेटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी किसकी, स्किन की। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलता है दैट इज योर डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस होगा, नोजिया होगा, फिर लिखना डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस के आगे लिख ही लो, कभी तुम भूल जाओ, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, जो भी हमारी स्किन है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डर्मिस हमारी क्या है, ये डर्मिस लेयर है स्किन की। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस मतलब क्या, अगर स्किन में हमारे कोई भी इन्फ्लामेशन होगी दैट इज योर डर्मेटाइटिस। दूसरा हमने बोला पेशेंट को क्या हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा। ठीक है, नोजिया मीन्स क्या है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। दूसरा हमने बोला उसको हो जाएगा एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब क्या होता है, हमारा हेयर का लॉस होना। ठीक है, लॉस ऑफ हेयर। अगर पर्सन को, जैसे आपने देखा होगा, जो कोई भी कैंसर का पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी चलती है तो पेशेंट को क्या हो जाता है, एलोपेशिया हो जाता है। एलोपेशिया मतलब उनके जो हेयर है वो लॉस होने लग जाएंगे। लॉस ऑफ हेयर क्यों होगा बेटा, क्योंकि हमने बोला था कि जो हमारा बायोटीन होता है वो किसके लिए नेसेसरी होता है, हमारी स्किन के लिए होता है। अगर हमारी स्किन में हमारा क्या है, बायोटीन नहीं है, तो हमारी स्किन में क्या हो रही है, पहले डिजीज हो रही है, सबसे पहले आपको डर्मेटाइटिस हो रहा है। नोजिया क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा है कौन, एक टाइप का बैक्टीरिया। तो इंटेस्टाइन में हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जीआई इरिटेशन करेगा, जीआई इरिटेशन करेगा जिसकी वजह से हमें नोजिया फील होगा। ठीक है, दूसरा हमने बोला एलोपेशिया, क्योंकि जो हमारा बायोटीन है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर जब भी तुमने देखा होगा कि किसी पर्सन के बाल झड़ते हैं या फिर हेयर लॉस होता है तो उसको सप्लीमेंट दिया जाता है, डॉक्टर उसको सप्लीमेंट देते हैं जिसका नाम होता है बायोटीन। बायोटीन बोलते हैं ना, बायोटीन खाओ अपनी बालों को अच्छा करने के लिए या फिर हेयर ग्रोथ करने के लिए। तो अगर बायोटीन की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी, बायोटीन नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर लॉस होने लग जाएगा। हेयर लॉस को ही हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने बाल सुनहरे चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, तो क्या खाओ, बायोटीन खाओ। ठीक है, इसकी सप्लीमेंट भी मिलती है, आपने देखा होगा, इसकी मेडिसिन भी मिलती है मार्केट में बायोटीन की। तो वो लोग भी खाते हैं अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, जिनके एक्ने हो जाते हैं वो लोग भी खाते हैं, और अपनी हेयर ग्रोथ के लिए भी इसको खाते हैं। अगर किसी का हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है, क्लास में, तो वो बायोटीन खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है मेंटल डिप्रेशन। ठीक है, मेंटल डिप्रेशन भी होता है, जैसे हमने बोला डिमेंशिया या फिर मेमोरी लॉस, तो मेंटल डिप्रेशन भी इसमें हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्सन को, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब पेशेंट को क्या होगी, भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या होता है, भूख ना लगना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगने का रीजन आपको पता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहा है। ऑटोमेटिकली अगर इंटेस्टाइन में होगा तो कहीं ना कहीं हमें जीआई इरिटेशन होगी, जिसकी वजह से नोसिया होगा और उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, उसको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर बायोटीन। ठीक है, ये B7 के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा। बहुत छोटा सा विटामिन है, इतना कुछ होता नहीं है इसकी डिफिशियंसी से, बिकॉज हम कंज्यूम कर लेते हैं। इसका नाम क्या था, बायोटीन है। इनके साइंटिफिक नाम याद रखना कि साइंटिफिक नाम इनको क्या बोलते हैं, बिकॉज एग्जाम में आपके नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इनसे बनेगा तो इनके नाम से ही बनेगा। और बायोटीन के बारे में आपको हेयर लॉस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाइटामिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका B9। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालना विटामिन B9।
विटामिन 9 और विटामिन B12, इन जो विटामिन है ये लास्ट विटामिन है। इसके बाद आपका वाइटामिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विटामिन B9। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड, ये जो विटामिन B9 है और B12 है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके, क्योंकि आपको पता है फॉलिक एसिड से डेफिशिएंसी हो जाती है, एक तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में, तो मदर अगर प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर रही है विटामिन B9 का, तो बच्चे को एक डिजीज होती है जिसको हम न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे को हो जाता है अगर मदर क्या करती है? प्रॉपर फॉलिक एसिड नहीं लेती है। तो तुमने देखा होगा जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट उसको स्टार्ट कर दी जाती है। मैं देखो कंसीव से पहले ही अगर मदर का क्या है, जो पहला बेबी है, मतलब जो पहला उसका बेबी हुआ था, उसको अगर एनटीडी हुआ था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था, तो मदर को क्या बोलता है डॉक्टर? कंसीव करने के पहले ही, 2 महीने पहले ही, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें कंसीव करना है बेबी, तो आप 2 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर नहीं है तो कम से कम आपको पहले से ही फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। जैसे अगर हम प्लान करने हैं कि मुझे कंसीव करना है, तो हम पहले से ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बच्चे में क्या हो? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं फॉलिक एसिड से। अगर हम जनरली बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या हो सकता है इससे, तो इससे हमारे अंदर क्या हो सकता है बेटा? एनीमिया हो सकता है। तो फॉलिक एसिड किसके लिए ज़रूरी होता है हमारे? अगर आप एनीमिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हीमोग्लोबिन के लिए और आरबीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगर हम प्रॉपर कंज्यूम नहीं करते हैं फॉलिक एसिड का, तो हमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे कि विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? फॉलिक एसिड है, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो फॉलिक एसिड के नाम से ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे प्रॉपरली विटामिन B9 से नहीं आएंगे। तो फॉलिक एसिड के नाम से ही इसमें क्वेश्चन आते हैं कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बेसिकली क्या होता है, और अगर मदर प्रेगनेंसी में प्रॉपर फॉलिक एसिड नहीं ले रही है तो बच्चे को कौन सी डिजीज हो सकती है? तो कंजेनाइटल डिजीज होती है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? कंजेनाइटल डिजीज है, ठीक है। कंजेनाइटल मतलब जो बेबी को बर्थ के साथ ही होती है। एक तो है कि जब आप बॉर्न हो गए उसके बाद आपको कोई डिजीज हो रही है, एक हो रही है कि आप पैदा होने के साथ से ही कोई डिजीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप पैदा हुए, पैदा के साथ में ही आपके साथ कोई डिजीज थी, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? फॉलिक एसिड इसका नाम है। अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये स्टोर इन बॉडी, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो हमने पढ़ा जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन थे वो बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि फैट सॉल्युबल क्या है? वो हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, जैसे आपके लिवर में, मसल्स में। बट आपके 2 विटामिन ऐसे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2 विटामिन आपके ऐसे हैं, विटामिन B9 और विटामिन B12, जो आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो वो वाटर सॉल्युबल ही, बट हमने पढ़ा था वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, इसीलिए हमें उनको ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है, बिकॉज वो वाटर के साथ हमारे बाहर नहीं एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे। क्योंकि फैट तो क्या था, अगर आपने कंज्यूम कर लिया, जैसे अभी मैंने कंज्यूम कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कल भी मैं नहीं लूँ तो मेरे को कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी, नहीं। वो एक लॉन्ग टाइम के लिए मेरी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लाइक 6 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो तब तक अगर मैं नहीं भी ले रही हूँ, जैसे विटामिन A मैंने नहीं भी लिया, तो वो मेरी बॉडी में स्टोर है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी स्टोर फॉर्म है वो यूज़ कर लेगी मेरी बॉडी। बट विटामिन, अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, बट एक्सेप्ट हमारे विटामिन B9 और विटामिन B12, ये दोनों हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। क्योंकि ये हमें क्या है, हमने बोला कि ये ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं। बाकी दूसरा मैंने बोला था जो विटामिन B12 है वो हमें प्लांट सोर्स से नहीं मिलता, वो हमें सिर्फ एनिमल सोर्स से ही मिलता है। तो इसमें लिखना स्टोर इन बॉडी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो इसमें लिख लेना स्टोर्ड इन बॉडी। ये क्या होता है? हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और दूसरा ये कौन सा विटामिन है बेटा? आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ये दोनों बातें इसके बारे में याद रखना, क्योंकि ये पूछी जाएंगे एग्जाम में। अगर मैं बात करती हूँ इसका सीरम लेवल कितना होता है, सीरम फॉलेट लेवल कितना होता है, तो अगर सीरम फॉलेट लेवल कितना होता है इसका? 3 to 17। यहाँ पे लिखना सीरम फॉलेट लेवल
mg/dl। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सीरम फॉलेट लेवल होता है कि हमारी बॉडी में कितना इसका, ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में हमारा कितना B9 प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये आरबीसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आरबीसी फॉलेट लेवल कितना होता है हमारा, तो इसमें लिखना आरबीसी फॉलेट लेवल। आरबीसी क्या है बेटा आपका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को सबको पता ही होगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। आरबीसी क्या है आपका, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये कितना होते हैं 142 पे लिखना 142 628। ये क्या है आपका बेटा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका सीरम फॉलेट लेवल है कि इतना सीरम फॉलेट लेवल होता है हमारे ब्लड में, और ये आपका आरबीसी है, आरबीसी फॉलेट लेवल है, क्योंकि ये डिपेंड, ये है ही हमारी क्या है, ब्लड के वाइटामिन से। ठीक है, इनसे हमें बेसिकली ये दोनों जो वाइटामिन है B9 और B12 भी हमारे ब्लड के ही वाइटामिन हैं। तो हमने क्या बोला, जो फॉलेट लेवल है वो कितना है 142 628 mg/dl। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद रखने। ठीक है, ये सारे क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे इसके बारे में बेटा, और क्या होता है इस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज फॉलेट। तो इसको फॉलेट भी बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में फॉलेट नाम से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डू नॉट कंफ्यूज, इसको फॉलेट भी बोलते हैं। तो इसमें लिख लेना एक और पॉइंट, ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो क्या बोलते हैं बेटा, इसको फॉलेट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉलेट के नाम से भी इसमें डिजीज कंडीशन आती है, तो इसको फॉलेट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि फोलेट जो वर्ड है वो कहाँ से आए हैं, एक लेटिन वर्ड है। ठीक है, तो इसमें लिखना फोलेट डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, ठीक है, एक लेटिन वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोलियम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, फोलियम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, लीफ। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स लीफ। तो हमने क्या बोला, जो हमारा फॉलेट है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको हम फोलियम बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, लीफ होता है। लीफ मतलब क्या है, किसी भी चीज की, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं ना, कोई भी चीज की पत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। दैट इज योर फॉलेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे कि इसकी फॉर्म्स क्या होती है। इसकी बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ इसके फॉर्म्स भी होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स भी हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर इसकी फॉर्म्स की, तो मेडअप ऑफ 3 एसिड। तो ये क्या बनता है, हमारे 3 एसिड से बनता है। नेक्स्ट उसमें लिखेंगे कि फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेडअप ऑफ 3 एसिड या फिर 3 फॉर्म्स, इट इज, ठीक है, इनसे क्या बनता है, हमारा फॉलेट एसिड बनता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा पेट्रोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है आपका पैरा अमाइनो बेंजोइक, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखने को आई तो क्या लिखेंगे, PAB। ठीक है,
ये क्या है, इसकी 2 फॉर्म्स है। किसकी बात कर रहे हैं हम, विटामिन B7 B9 की, ठीक है। थर्ड होता है इसका ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये तीन क्या होती है इसके, ये तीन इसके एसिड्स हैं जिनसे ये बनता है हमारा कौन, फॉलिक एसिड, या फिर इसकी फॉर्म्स हम बोल सकते हैं, या फिर इसके एसिड बोल सकते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है बेटा, फॉलिक एसिड बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो इसकी फ्री फॉर्म होती है, एक बाउंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। फ्री फॉर्म मतलब जो फ्रीली घूमती है, बाउंडेड मतलब किसी चीज के साथ जो बाउंड रहती है। तो ट्रू फॉर्म्स में अगर हम बात करते हैं, इट फाउंड इन अवर बॉडी, इसमें लिखना इट फाउंड इन बॉडी विथ 2 फॉर्म्स। एक होती है इसकी फ्री फॉर्म, एक होती है इसकी बाउंडेड फॉर्म। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी कौन सी होगी बेटा, बाउंडेड फॉर्म होगी। बाउंडेड मतलब है किसी चीज के साथ बाइंड होना, फ्रीली मतलब जो फ्री घूमते हैं, ठीक है, किसी के साथ बाइंड नहीं है, जो हमारे ब्लड में या बॉडी में फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्म्स में हमने बोला, 3 फॉर्म्स इसकी होती है, 3 एसिड इसके होते हैं, दूसरा ये 2 फॉर्म्स में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर फ्री फॉर्म्स एंड नेक्स्ट इज योर बाउंडेड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि हमारी बॉडी में जो फॉलिक एसिड है उसका क्या क्या फंक्शंस होता है, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो एक तो हमें पता है ब्लड का फंक्शंस, क्योंकि ये हमारे आरबीसीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड आपको पता है एक टाइप का ब्लड वाइटामिन है। तो इसमें लिखना सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, नेक्स्ट हेडिंग डालना इसकी फंक्शंस की। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इसकी मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है हमारे आरबीसी के इन बोन मैरो, तो इट इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन। सबसे फर्स्ट लिखना है इसमें, इट इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी एंड आरबीसी का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, हमारा बोन मैरो में, ठीक है। तो इन बोन मैरो, आरबीसी क्या है, हमारी एक टाइप की ब्लड सेल्स है, तो इसका मैच्योरेशन कौन करता है, हमारा बेसिकली फॉलिक एसिड ही करता है। अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो हमारी आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा, अगर आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, बिकॉज आरबीसी क्या है, ब्लड है, तो हमारे हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको पता है अगर किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी में क्या है, आरबीसी नहीं बन रही है। आरबीसी हमारी बॉडी में क्यों नहीं बन रही है बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, फॉलिक एसिड नहीं है, जो क्या करता है, इसका मैच्योरेशन करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या था, ये हमारी आरबीसी का मैच्योरेशन करता है कहाँ पे, रेड हमारी बोन मैरो में। आपको पता है बोन मैरो में हमारी आरबीसी बनती है, जहाँ पे क्या होता है, हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और क्या करता है, इट प्लेस अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो दूसरा क्या काम करता है, ये सिंथेसिस करता है हमारे किसका, डीएनए का। डीएनए क्या, हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, डीएनए, जहाँ से हमारा क्या होता है, एक सेल से जो डीएनए है हमारे, वो वही क्या करता है, डिसाइड करता है कि हमारे कैसी हमारे स्किन का कलर होगा, कैसे हम होंगे, कैसे हम दिखेंगे, कैसे मेरी आइज का कलर होगा। तो ये क्या करता है, डीएनए के सिंथेसिस में भी कौन हेल्प करता है, हमारे विटामिन B9, ठीक है। तो इसमें लिखना, इट प्ले रोल इन सेकेंड, इट प्लेस रोल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। दूसरा काम क्या करता है, जो इसका मेन फंक्शन है वो तो हमारा आरबीसी रिलेटेड ही है, तो ये जो मेन फंक्शन ये करता है वो आरबीसी का मैच्योरेशन ही करता है, बाकी ये कुछ और फंक्शंस भी करता है, जैसे हमारे डीएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या करता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ
ये क्या करता है, एक्ट एज अ कोएंजाइम, ठीक है, एक्ट करता है ये हमारे कोएंजाइम की जैसे। कोएंजाइम मतलब क्या होता है, किसी फॉर्म में एक्टिवली फॉर्म में काम करेगा। जैसे हम नेक्स्ट बाकी की हमने वाइटामिन में बात करी थी, वो भी कोएंजाइम की तरह काम कर रहे थे। तो कोएंजाइम का मतलब क्या है, किसी को किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक्ट एज अ कोएंजाइम, तो उसमें क्या करता है ये, सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन, मेथियोनिन का सिंथेसिस करता है इन प्यूरिन। मिथ्योनिन को किस पे कन्वर्ट करेगा बेटा, प्यूरिन में करेगा, बिकॉज हमें पता है कि जो भी अगर कोई एंजाइम होंगे वो किसी न किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पहले अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे हमारा पेंटोफेन था, ठीक है, ट्रिप्टोफेन था, वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, नियासिन में। बेसिकली वैसे यहाँ पे भी होता है, ये सिंथेसिस करता है म्यूथियोनिन का, किस पे कन्वर्ट करता है, इसको प्यूरिन पे कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये इसके क्या थे, कुछ फंक्शंस थे। तो सबसे जो मेन फंक्शन है, अगर आपके एग्जाम में मेन फंक्शन पूछा जाता है तो मेन फंक्शन तो इसका आरबीसी का मैच्योरेशन ही है। ये आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, कि इसका सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ये हमें मिल सकता है। तो जो इसका सोर्सेज है, तो ये तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो बेसिकली इसका सोर्सेज तो वही है कि हमें एनिमल से मिलेगा और प्लांट से मिलेगा। तो इसका हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, सोर्सेज। सोर्सेज में पहले तो आप लिखेंगे एनिमल, क्योंकि एक तो ये हमें एनिमल से मिलता है, दूसरा हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल में भी जो भी हम अभी तक डिस्कस करके आ रहे हैं, सिमिलर ही चीजें हैं, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है कि अलग किसी चीज से मिल रहा है। तो सिमिलर वही वही है एनिमल में भी, कि हमें लिवर से मिलेगा, एग से मिलेगा, मीट से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा और फिश से मिलेगा। तो एनिमल सोर्स तो हमारे सेम ही है, ठीक है। तो सेम ही इसमें लिखना, लिवर, एग, मिल्क, मीट और आपका फिश, ठीक है। तो एनिमल सोर्स तो आपके सेम ही है, कि सेम आपने जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उन्हीं से हमें कौन मिलता है, विटामिन B9, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे इसका प्लांट से, तो प्लांट में इसका ऐड हो जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और लेग्यूम्स। तो अगर इसका रिचेस्ट सोर्स हम बोलेंगे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, किस पे, प्लांट्स में, ठीक है। दूसरा आपका होता है बेटा लेग्यूम्स, यहाँ से क्या मिलता है हमें, विटामिन B9 मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा इसके क्या रिकमेंडेशन है, क्या कितना हमें डेली ये रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डेली रिक्वायरमेंट। डेली कितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि इन्फेंट में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इन्फेंट में कितना चाहिए, कितना हमारा रिक्वायरमेंट है इन्फेंट में। तो लिखना सबसे पहले इन्फेंट में 0 to 6, इन्फेंट में वो भी कौन से, सबसे पहले हम बात करेंगे जो 0 to 6 मंथ के हैं, दूसरा हम बात करेंगे जो 7 to 12 मंथ के, उनको कितना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इन्फेंट की बात करते हैं जो 0 to 6 मंथ के हैं, उनको कितना चाहिए आपका 25 mg पर डे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ जो चिल्ड्रन है उनको 85, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 to 9 ईयर। जो चिल्ड्रन क्या है 1 to 9 ईयर के हैं, चिल्ड्रन हमारे कितने हैं 1 to 9 ईयर के हैं, उनको कितना रिक्वायरमेंट है बेटा आपके 120 to 170। उसमें हम लिखेंगे 120 to 170,
पर डे। फिर हम बात करेंगे आपके अडल्ट मेन की और अडल्ट फीमेल की। नेक्स्ट डालना अडल्ट मेन और अडल्ट वुमेन। और डालना वुमेन। फिर हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडी की। फिर हम बात करेंगे लैक्टेशन की। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं अडल्ट मेन को कितनी जरूरत होती है, तो हमारा 300। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अडल्ट मेन को कितनी जरूरत होती है, 300 की होती है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को कितनी होती है, 220। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कितनी जरूरत होती है, 570। आपको पता है प्रेगनेंसी में हमें ज्यादा जरूरत होती है। प्रेगनेंसी में हमें ज्यादा जरूरत क्यों होती है बेटा, बिकॉज उस टाइम पे हमने बोला कि अगर हम प्रॉपर जो मदर है वो फॉलेट एसिड नहीं ले रही है तो बच्चे को एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। अभी जब हम इसकी डिफिशियंसी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बच्चे को। तो प्रेगनेंसी में मदर को ज्यादा चाहिए होता है कि आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा। तो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स है वो मदर लेती है जब भी स्टार्टिंग के उसके मंथ होते हैं, उस टाइम पे मदर क्या लेती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेती है। अगर हम बात करते हैं लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन में चाहिए आपको 330 cg पर। तो ये क्या थी बेटा, इसकी डेली रिक्वायरमेंट थी कि इतना हमें चाहिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसकी डेफिशिएंसी। अगर हम विटामिन B9 प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कुछ डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी आपको पता है, आपको कैसे याद रखनी है कि इसका फंक्शन क्या था। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारी डेफिशिएंसी चलती है। तो आपको पता था इसका एक जो फंक्शन है वो क्या है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी है। तो कहीं ना कहीं अगर आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। ठीक है, अगर हमारे क्या है फॉलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाती है, जो इमेच्योर आरबीसी है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम सिंपल फॉलेट डेफिशिएंसी इज बोन मैरो में लिखना फॉलेट डेफिशिएंसी इन बोन मैरो प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, इमेच्योर आरबीसी को प्रोड्यूस करेगी। तो प्रोड्यूस क्या करती है आपकी, प्रोड्यूसिंग पे लिखना इमेच्योर आरबीसी। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्टिक सेल बोलते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक एनीमिया होता है जिसको हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इमेच्योर आपकी सेल होती है उसको हम मेगलोब्लास्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको एक एनीमिया हो जाता है। एंड फ्यू मेच्योर रिजल्टिंग लिखना एंड फ्यू मेच्योर, कुछ मेच्योर होती है कुछ इमेच्योर होती है। रिजल्टिंग, क्या ये रिजल्ट करता है बेटा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज, इसकी वजह से क्या कर जाता है हमारा, डिक्रीज हो जाती है बेटा कैपेसिटी ऑफ O2 कैरिंग, कैपेसिटी ऑफ O2 कैरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिर क्या होता है अगर हमारी आरबीसी इमेच्योर है तो वो O2 को कैरी नहीं करेगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी। जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को एक एनीमिया हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज, को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्म्ड एज
मेगिलोब्लास्टिक एनीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉलिक एसिड की वजह से कौन सा एनीमिया होता है, तो आपने क्या बोला है, कौन सा एनीमिया होता है बेटा? आयरन की कमी से उस दिन हमने पढ़ा था क्या कौन सा हो रहा था हमारा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आपको फॉलिक एसिड की वजह से कौन सा एनीमिया होता है, उसको हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, तो हम आपको आंसर क्या करना है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो हमने क्या बोला कि इसमें क्या होता है, जो फॉलेट की अगर डेफिशिएंसी हो जा रही है बोन मैरो में, तो वहाँ पे इमेच्योर आरबीसी प्रोड्यूस होने लगती है, कुछ मेच्योर भी होती हैं। ठीक है, बट उनके अंदर डिक्रीज हो जाती है कैपेसिटी ऑफ कैरिंग O2, वो O2 को कैरी नहीं कर पाते। अगर O2 को कैरी नहीं कर पाएंगे तो एक एनीमिया हो जाएगा हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अगर हम बात करते हैं फोलेट डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी, अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में क्या होता है इसकी वजह से, तो इस पे लिखना फोलेट डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी कॉज इन प्रेगनेंसी कॉज, प्रेगनेंसी में क्या कॉज करेगा बेटा, प्रेगनेंसी में क्या कॉज करेगा, तो हमने बोला एक ये डिजीज कॉज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनटीडी बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनटीडी। तो इस ये भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ये एनटीडी के बारे में तो आप जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तब आएगा आपका। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये क्या है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है आपका, कंजेनाइटल डिजीज होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से, जो क्या है, कंजेनाइटल डिजीज है आपकी, कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। ये डिसऑर्डर आप तब पढ़ेंगे जब आप पीडियाट्रिक पढ़ेंगे डिटेल में। जो आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, मतलब जो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है, जैसे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर डिफेक्ट हो जाता है बच्चे में, कहीं ना कहीं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर डिफेक्ट हो जाता है। जो डिजीज है वो तो अभी आपसे यहाँ पे तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि अगर मदर प्रेगनेंसी में प्रॉपर अमाउंट में आपका फॉलिक एसिड नहीं ले रही है तो बच्चे को कौन सी डिजीज होगी, तो आपको नाम याद रखना है, क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोलेट डेफिशिएंसी ये हमारे इम्यून फंक्शंस को इम्पेयर कर देती है। तो यहाँ पे लिख लेना, फोलेट डेफिशिएंसी इम्पेयर इम्यून फंक्शन। ये क्या करती है बेटा, हमारे इम्यून फंक्शंस को क्या कर देती है बेटा, इम्यून जो हमारा फंक्शंस है उसको इम्पेयर कर जाती है, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका B9 के बारे में था। लास्ट वाइटामिन हम बात करते हैं विटामिन B12। ठीक है, लास्ट वाइटामिन हेडिंग डालना विटामिन B9। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। तो ये भी क्या रहता है, हमका स्टोर रहता है बॉडी में, स्टोर इन बॉडी लिख देना इसमें भी, स्टोर्ड इन बॉडी। दो विटामिन ऐसे हैं जो बॉडी में स्टोर होते हैं, B9 एंड B12। ठीक है, दूसरा हमने बोला ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, आपका वाटर सोल्यूबल है। ये तो हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी क्या है बेटा, आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका सीरम लेवल कितना होता है, तो सीरम लेवल लिखना इसका 200 से 900 पर। ठीक है, इतना क्या होता है, इसका सीरम लेवल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कौन आपका बेटा, B12 का। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डिस्कवर्ड कब हुआ था, 1948 में, तो उसमें लिखना डिस्कवर्ड इन
1940। तो ये कब डिस्कवर्ड हुआ था बेटा आपका? 1948 में ये डिस्कवर्ड हुआ था। ये क्या थी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्या थी इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखेंगे इसको, और क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्सो नॉन एज एंटी पर्नीशियस विटामिन। यहीं पे लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज एंटी पर्नीशियस विटामिन, यहीं पे लिख लो। ऑल्सो नॉन एज एंटी पर्नीशियस, अभी हम पढ़ेंगे पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। पर्नीशियस फैक्टर, एक इसकी कमी से एक विटामिन, एक एनीमिया होता है जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। तो ये क्या करता है, पर्नीशियस एनीमिया से अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक टाइप का एनीमिया हो जाता है जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट। अगर हम पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है तो हम विटामिन B12 ले रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमें ये नहीं होता है। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी पर्नीशियस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ तो पर्नीशियस एनीमिया ऑल्सो नॉन एज एडिशनल एनीमिया। पर्नीशियस पर्नीशियस एनीमिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसमें लिख लेना, यहाँ पे लिख लो भले, पर्नीशियस एनीमिया ऑल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं बेटा, एडिशनल एनीमिया। तो हम एडिशनल एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो इसका अगर हम बात करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी बॉडी में होता है, उसी से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे अगर बात करते हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर हमारी बॉडी में है तो उसका इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जो हमारे स्टमक से रिलीज होता है। तो कभी भी हम देखते, कभी कोई पर्सन जो है उसकी स्टमक की सर्जरी हो गई है, तो उसके साथ हम सप्लीमेंट, उसको सप्लीमेंट चलाते हैं क्या, आपका विटामिन B12, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, स्टमक नहीं है तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। तो उस पर्सन में हम क्या सप्लीमेंट चलाते हैं, विटामिन B12 के सप्लीमेंट उसको देते हैं। तो इसमें लिखना इसके स्टोरेज और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज यहाँ पे हेडिंग डालना, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। तो अगर हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज की, तो इसका एब्जॉर्प्शन तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो करता है, तो इसमें लिखना ऑफ विटामिन B12 इन इंट्रिंसिक, ठीक है, अ फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर absorption of विटामिन B12
दैट इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से सिक्रेट होता है? स्टमक से, सिक्रेटेड बाय स्टमक। तो बेटा कहाँ से रिलीज हो रहा है? हमारे स्टमक से हो रहा है, ठीक है। तो हमने बोला इसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक फैक्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज हो रहा है? हमारे स्टमक से हो रहा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कभी भी पेशेंट के अंदर स्टमक की जब सर्जरी होती है तो उसके साथ सप्लीमेंट उसको दिया जाता है विटामिन B12 का, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा हमारे बेटा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा है। तो वो सीधा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसीलिए हम उसके अंदर सप्लीमेंट चलाते हैं। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, इसीलिए उसको सप्लीमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या था इसका स्टोरेज, अगर हम बात करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये स्टोर कहाँ पे रहता है, तो अगर हम बात करेंगे विटामिन B12 स्टोर अमाउंट इन लिवर, ठीक है। अगर मैं स्टोर की बात करूँ इसकी स्टोरेज की, विटामिन B12 स्टोर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टोर होता है लिवर में, तो अगर हम बात करते हैं इसके स्टोर अमाउंट इन लिवर, स्टोर अमाउंट इन लिवर, कितना लिवर में कितना होता है बेटा आपका? ये 2 mg। ये 2 mg कहाँ पे स्टोर होता है बेटा? हमारे ये लीवर में स्टोर होता है, लीवर में हमेशा ये स्टोर रहता है। अगर हम बात करते हैं तो रेस्ट 2 mg कहाँ पे रहता है? बॉडी में। एंड रेस्ट 2 mg स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक है। तो हमने अगर इसके स्टोरेज की बात की तो हमने क्या बोला कि 2 mg तो ये कहाँ पे स्टोर रहता है बेटा? आपके लीवर में स्टोर रहता है। तो जब भी अगर हम विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं तो आपको पता है कि हमने बोला कि जो हमारा B7 है और B9 है वो बॉडी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। ऐसे वाटर सॉल्युबल जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो हमने बोला ये 2 mg तो कहाँ पे रह रहा है? लीवर में स्टोर रह रहा है, बाकी का 2 mg हमारी बॉडी में स्टोर रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या था? इसका स्टोरेज था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना फंक्शंस। अगर मैं बात करती हूँ इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस आपको पता है ये भी आरबीसी के प्रमोट करता है। तो हम बोलेंगे इसमें कि इट प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, इट प्रमोट्स मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो आपको पता है ये भी किस में हेल्प करता है? मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है, आरबीसी का मैच्योरेशन करता है। और क्या रहता है बेटा ये? तो दूसरा और क्या करता है? इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, और किसका किसका करता है? सिंथेसिस ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। हमने क्या बोला? WBC और प्लेटलेट्स का भी करता है। WBC क्या है? आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है, और आपका प्लेटलेट्स क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। WBC क्या है? आपके इम्यूनिटी जो हमारे होते हैं, WBC क्या करते हैं? हमें अगेंस्ट फाइट करते हैं किसके? कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर आता है तो सबसे पहले कौन फाइट करता है? WBC ही फाइट करते हैं। तो एक डिफेंस क्या काम करते हैं? एक डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है WBC, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो उनके सिंथेसिस में भी कौन इन्वॉल्व रहते हैं? हमारे विटामिन B12 इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्ट एज कोएंजाइम सिंथेसिस ऑफ DNA, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक्ट एज कोएंजाइम सिंथेसिस ऑफ DNA, तो ये भी क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं किसका बेटा? DNA का, ठीक है। तो इनके सिमिलर ही काम है दोनों के, पर दोनों में अलग अलग एनीमिया होता है, ठीक है। दोनों के सिमिलर ही काम है, बट इसमें अलग एनीमिया होता है, उसमें अलग होता है, ठीक है। B9 में हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, अगर हम बात करते हैं B12 के हमारा पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो दोनों एनीमिया के नाम पूछे जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। काम दोनों के सिमिलर ही, दोनों मैच्योरेशन का ही काम कर रहे हैं, बट दोनों से अलग एनीमिया हो रहा है। उस इससे हमारा पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है, उससे हमारा क्या होता है बेटा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, तो हमने बोला जो सोर्सेज
सोर्सेस इसका सिर्फ एनिमल सोर्स ही है, ठीक है। तो सोर्सेस में लिखना इसमें सोर्सेस सिर्फ इसका एनिमल है, ये वेजिटेबल में फाउंड नहीं होते, ठीक है। तो एनिमल में लिखना है, एनिमल में सेम ही होंगे जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आपका लीवर हो गया, आपका एग हो गया, आपका मीट हो गया, आपका फिश हो गया, ठीक है। और आपका ये, हाँ, ये सारी चीजें आपकी किस पे आती है बेटा, एनिमल में। अगर मैं बात करती हूँ इसमें नोट में लिख लेना, विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन वेजिटेबल सोर्सेस, यहाँ पे लिख लेना विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन वेजिटेबल्स, सॉरी प्लांट सोर्स लिख देते, प्लांट। तो हमने क्या बोला, ये प्लांट सोर्सेस पे नहीं होता, ये सिर्फ हमें किससे मिलता है बेटा, एनिमल सोर्सेस से ही मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। अगर मैं बात करूँ इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो इसका हेडिंग डालना डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट इन्फेंट की अगर बात करते हैं तो इन्फेंट में ही हमें सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, ठीक है। इन्फेंट की अगर बात करूं मैं, तो इन्फेंट में लिख लेना आगे ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर मदर ब्रेस्ट मिल्क नहीं करवा रही है तो बच्चे को क्या हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। अगर मैं बात करती हूँ चिल्ड्रंस की, चिल्ड्रन में हमें 1.2 पर डीएल, ठीक है, ये चिल्ड्रंस की। अगर मैं बात करती हूँ अडल्ट मेन की, वुमेन की, प्रेग्नेंट की, लैक्टेशन की, ठीक है। तो बच्चों में बेटा इन्फेंट में याद रखना ये किससे मिल रहा है हमें, ब्रेस्ट मिल्क से। फिर क्वेश्चन आ सकता है एडल्ट मैन की, अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट मैन में कितना चाहिए होता है, 2.2 पर डीएल। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो सेम चाहिए होता है 2.2 mcg पर डीएल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, पहले आपको 2.2 ही चाहिए होगा, बट एडिशनल हम इसमें कितना दे देते हैं आपको, 0.25 mg। तो इसमें लिख लेना एडिशनल, इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो कितना करेंगे बेटा, एडिशनल में अगर हम बात करते हैं तो 0.25 mg, इतना हम क्या करते हैं इसमें एडिशनल दे देते हैं, ठीक है, 0.25। अगर हम बात करते हैं लैक्टेशन में, तो लैक्टेशन में हम एडिशनल कितना देते हैं, 1 mg। तो लिख देना एडिशनल, मतलब एडिशनल कितना, एडिशनल किसके साथ, 2.2 के साथ, ठीक है। 2.2 के साथ हम ऐड कर देंगे कितना, 1 mcg और, ठीक है। तो ऐसे एडिशनल याद रखना है कि अगर हम कितना दे रहे हैं, 2.2 दे रहे हैं, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 0.25 mg, ठीक है। अगर हम 2.2 दे रहे हैं तो लैक्टेशन मदर में 1 mg उसके साथ, 1 mcg उसके साथ हम ऐड कर देंगे, एडिशनल दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या था इसका डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे इसकी डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से अगर कोई पर्सन क्या है, स्ट्रिक्ट वेगन डाइट पे है तो ही होता है, तो डेफिशिएंसी हेडिंग डालना है इसमें। ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या है, स्ट्रिक्ट वेगन डाइट पे है तो ही इसकी कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, ऐसे कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि हम एनिमल सोर्स से ये मिलता है सिर्फ एनिमल्स, क्योंकि मिल्क वगैरह तो हम खा ही लेते हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर भी रहता है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर कोई स्ट्रिक्ट वेगन डाइट पे है, बिल्कुल ही मतलब नहीं ले रहा है मिल्क वाले प्रोडक्ट, तो उसको तो होगा ही, ठीक है, स्टोर फॉर्म भी यूज़ हो जाएगी और बाकी वेजिटेबल से तो ये मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिख ला बेटा, इफ deficiency may arise in person who follow a strict vegetarian diet. It deficiency arise when
पर्सन फॉलो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। बिल्कुल स्ट्रिक्ट वही जो क्या मैंने बोला, कोई अगर वीगन डाइट पे है तो, ठीक है, अगर कोई क्या है वीगन डाइट पे है तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इट डेफिशिएंसी में कॉज, इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है बेटा, इसमें लिखना इट डेफिशिएंसी में कॉज। इस नाम को बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो आपका एक टाइप का एनीमिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया इसकी इससे होता है, तो इस पे भी मैं आपको तो बिल्कुल वो कर देती हूँ। ये लो 2 स्टार आपके। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, पर्नीशियस एनीमिया होता है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। और कौन कौन से सिम्टम्स, अगर आपको पर्नीशियस एनीमिया हो गया है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। एनीमिया मतलब ही क्या है, आपके जो हीमोग्लोबिन है उसका कम हो जाना बॉडी में, ठीक है। तो इसकी से एक डिजीज हमें होती है जो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। दोनों में डिफरेंस है, देखो B9 से हमें कौन सा एनीमिया हो रहा था, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। B9 में हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था, बट अगर हम बात करते हैं B12 में हमें कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, अगर पर्सन क्या है उसको पर्नीशियस एनीमिया है तो उसको फीलिंग टायर्ड होगी, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगा। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम टायर्ड फील करते हैं, बिकॉज ब्लड में क्या है, हमारी एनर्जी होती है, ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो जब भी किसी पर्सन में ब्लड की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा फीलिंग टायर्ड होती है। तो इसके सिम्टम्स में लिखना सबसे पहले, अगर ये हो गया है तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फीलिंग टायर्ड। पर्सन क्या करता है बेटा, फीलिंग टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका थका महसूस करता है, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है इसमें, बीफी ब्राइट रेड टंग, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका सिम्टम्स जो पर्नीशियस एनीमिया में होता है, बीफी रेड टंग, ठीक है। ये जो इसका सिम्टम्स है कि पर्नीशियस एनीमिया का सिम्टम्स बताओ, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बीफी रेड टंग कौन से किस एनीमिया का सिम्टम्स है, तो किसका है, पर्नीशियस एनीमिया का है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें लिखना है इसका एक जो सिम्टम्स है, बीफी ब्राइट रेड टंग, ब्रीफी ब्राइट रेड टंग। जो पर्सन की टंग है वो कैसी हो जाती है बेटा, एकदम रेड हो जाती है। अगर हम पर्नीशियस एनीमिया के जो पर्सन होते हैं उनका अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उनकी जो टंग है हमें वो कैसी देखने को मिलेगी, एकदम बीफी राइट ब्राइट, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके सिम्टम्स के, कि ब्रीफी जो हमारी रेड टंग है वो कौन किसका सिम्टम्स है, या फिर कौन सी एनीमिया में हमें देखने को मिलती है। तो हमने क्या बोला, ब्रीफी ब्राइट रेड टंग, ठीक है। ब्रीफी ब्राइट रेड, अगर आप उस पर्सन की टंग को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड टंग उसकी देखने को मिलेगी, जिनको क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, लो हीमोग्लोबिन लेवल, ऑटोमेटिकली आपको पता है अगर एनीमिया है तो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल क्या होगा, कम होगा। तो इसमें लिख लो कहीं पे भी, यहाँ पे लिख लो। और क्या होगा, लो HP लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको एनीमिया है तो ऑटोमेटिकली उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नर्व इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन, जो उसकी नर्व है वहां पे इरिटेबिलिटी हो जाएगी। तो उसमें लिख लेना नर्व
इरिटेबिलिटी, एन क्या हो जाएगा, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, पर्सन जो होगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज रहेगा। दूसरा हमने क्या बोला, एक इसमें क्या होता है, पेशेंट को एसिड बेस बैलेंस हो जाता है, एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिलते हैं बेटा, जो जिसको भी पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो भी पर्सन डील करते हैं पर्नीशियस एनीमिया से, उनमें ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसका जो नॉर्मल जो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाएगा कि पर्सन की टंग कैसी हो जाती है, तो हमने बोला कैसी हो जाती है, ब्रीफी ब्राइट रेड टंग। तो उस पर्सन का जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी टंग देखेंगे तो बहुत ब्राइट रेड टंग हो जाती है, ठीक है। बाकी जो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, पर्सन में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक उसका एचबी जो लेवल है वो कम हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। नर्व इरिटेबिलिटी हो जाएगी। अब मुझे सारे बच्चे कमेंट में लिख के जाएंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों का लिख के जाएंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन उस नॉर्मल लेवल से हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पर्सन में क्या है, आरबीसी इमेच्योर है, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई। दूसरा हमने बोला उसकी जो नर्व है, नर्व इंपल्सेस हैं, ठीक है, वो इरिटेबिलिटी हो जाएगी, उसमें इरिटेशन होगी। दूसरा जो पर्सन है वो कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, और एसिड बेस बैलेंस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कौन से पर्सन में, जिसको क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो सारे एनीमियाज जो सारे वाइटामिन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। जो आपका वाइटामिन वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे माइक्रो थे चाहे मैक्रो थे, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बैलेंस डाइट, जो भी हमारा चैप्टर होगा बैलेंस डाइट से रिलेटेड, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे एनीमिया भी कंप्लीट हो गए, सॉरी सारे वाइटामिन भी कंप्लीट हो गए हैं, सारे वाइटामिन को हमने पढ़ लिया है। तो सारे वाइटामिन, आपका वाइटामिन जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा, जो भी आपका चैप्टर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। मे बी मुझे लगता है बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बाकी जितने भी, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपको कैसे ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक जगह, अभी मैं जब क्वेश्चन मैं बताऊंगी तब बताऊंगी। तो हम समरी में देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा। सबसे पहले हमने बात करी विटामिन B7 के बारे में, जिसको हमने बायोटीन बोला था, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बात करी विटामिन B9 के बारे में, कि B9 क्या होता है। फिर हमने बात करी एंड B12 के बारे में। इन दोनों को हमने बोला कि कहाँ स्टोर हो जाते हैं, स्टोर इन बॉडी। ये दोनों कहाँ पे स्टोर रहते हैं, स्टोर इन बॉडी, बॉडी में ये स्टोर रहते हैं आपके, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, उसके बाद हमने बात करी थी इसके कुछ फंक्शंस के, कि क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इनके सोर्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी इनकी डेफिशिएंसी की, कि अगर हम नहीं ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में तो इनकी क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपके होमवर्क की, तो होमवर्क में आपको मैं कैसे आपको अपने वाइटामिन को याद रखना है। देखो सबसे पहले आप बात करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे से बता रही हूँ, एक लिखेंगे आप वाइटामिन, ठीक है, एक कॉलम में आप वाइटामिन लिखेंगे। उसके बाद अपने जितने भी वाइटामिन है, वाटर सॉल्युबल और आपके फैट सॉल्युबल, दोनों वाइटामिन को लिख लेंगे। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, इनका साइंटिफिक नेम, ठीक है। इस तरीके से कॉलम बनाना, इनका साइंटिफिक नेम लिख लेना कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इसकी डिफिशियंसी, कि इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ मैं। इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाएंगे, जिससे आप इजीली, बहुत इजीली इनको याद कर सकते हैं, बिकॉज आप भूल जाएंगे इनके नाम। और इनके नाम आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके नाम से और इनकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो वाइटामिन को बिल्कुल भी आपको, देखो न्यूट्रिशन इतना बड़ा कोई पार्ट नहीं है जहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए, बट इसके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन में इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि आपको इतने सारे क्वेश्चन आए, बट कुछ ऐसे पार्ट है। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको कैसे लिखना है, वहाँ पे कॉपी भरनी है आपको। कॉपी भरने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, कि आपको पॉइंटर्स में लिखना है, फ्लो चार्ट में लिखना है, अच्छे से सजा के लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे सजाती हूँ, ताकि एग्जामिनर की जो है वो सीधा वहीं पे पढ़े आँख, और इतना उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बट अगर हम कॉम्पिटेटिव की बात करते हैं, तो कॉम्पिटेटिव में इसके कुछ टॉपिक जो है वो सिलेक्टेड है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आप विटामिन लिख लेंगे, जैसे आपने लिख लिया फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम और डेफिशिएंसी उसके बारे में लिख लें। अगर आप चाहें तो आगे उसका डिस्कवर्ड भी लिख सकते हैं, कब वो डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। और आप अगर एक कॉलम बनाना चाहें उसका सीरम लेवल, तो सीरम लेवल भी लिख सकते हैं। सीरम लेवल से वैसे कम क्वेश्चन बनते हैं, बट अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में याद करने के लिए आप सीरम लेवल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप उसी तरीके से विटामिन डी लिखेंगे, के लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर आप अपने बी सी सब के बारे में लिखेंगे और इस तरीके से उसको बना के लिखेंगे या पेस्ट कर लेना, जहाँ पे भी आप बैठते हैं उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेना, क्योंकि आप अगर उसको डेली डेली देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डेली किसी चीज़ को देखते हैं तो ये आपका बहुत ईजी तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का, ठीक है। बहुत ईजी तरीका होता है किसी चीज़ को, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है उसको कंसाइज वे में याद करने का, ताकि आपको एकदम से याद रहे। क्योंकि अगर आपको क्लास में पूछ लिया कि बी कॉम्प्लेक्स के नाम बताओ, तो आपको एकदम से याद आने चाहिए, एकदम वो कब याद आएंगे जब उसको बार बार देखोगे और शॉर्ट वे में देखोगे। अब तुमने एक पेज में लिखा है विटामिन B1, दूसरे में लिखा है B2, तो आप बार बार पलट के देखेंगे, बार बार पलट के देखेंगे इतना याद करने तक। इससे अच्छा आप सारों के नाम एक एक पेज में लिख लो, उसकी डेफिशिएंसी भी एक पेज में लिख लो, उनके नाम भी लिख लो, और उनका ट्रिक तो मैंने बताया है, वो ट्रिक भी आप उनका लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद करेंगे, ठीक है। तो आपका विटामिन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और, जो शायद मुझे लगता है कि आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। हर लेक्चर में मैं बोलती हूँ अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनके प्रॉपर उनका रिवीजन करिए। जब तक आप किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। प्रॉपर वे ये है कि आप पहले जो भी है आपकी रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हैं, लेक्चर आप देख रहे हैं, आप उस लेक्चर को पढ़िए, उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, ठीक है। छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, इनको आप 1-2 घंटा भी देंगे, या फिर आप रिकॉर्डिंग्स पे पढ़ रहे हैं उसके बाद आप आधा घंटा भी उसको रिवाइज कर लेंगे सोने से पहले, तो ये लेक्चर मतलब इतना नहीं है कि आपको इतना टाइम देना पड़े, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।